हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 10 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। आपके सामने दो आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट है सिटीजन वर्सेस सिटीजन। अभी कल की एक रिपोर्ट आई थी। अगर आप शाम का वीडियो फॉलो कर रहे हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अपनी तरफ से एक ऑनलाइन कंटेंट्स को रेगुलेट करने के लिए वॉलंटियर कॉर्प्स को इनवाइट किया है। मतलब एक तरीके से सिटीजन्स को वॉलंटरली एक कॉप के तरीके से, मतलब कि स्क्रूटनाइज करना कि कोई एंटी नेशनल कंटेंट तो शेयर नहीं कर रहा है या फिर कोई भी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हो तो उसको रोका जाए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अभी एडिटर जो हैं इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। उन कंसर्न्स को देखेंगे और क्या ज़रूरत है कि इस कानून को अभी एक बार, या इस तरीके के जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको एक बार सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। देखेंगे, आर्टिकल अच्छा है। इसके अलावा क्लोजिंग द हेल्थ गैप, बजट से लेकर के और कुछ एडिशनल सजेशन दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। बहुत ही अच्छे 4 सजेशंस दिए जा रहे हैं कि क्या और किया जा सकता है जिससे कि हेल्थ कवरेज जो है वो और बढ़ाया जा सके। जानेंगे इस आर्टिकल को, बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो 2 आर्टिकल ये हो गए। फिर नीचे है ये वाला गुड ऑगरीज। इसमें फार्मर्स का प्रोटेस्ट तो देखो चल रहा है, वो तो ठीक है, बट एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी बम्पर हो रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है एग्री प्रोड्यूसर्स की वो भी हाइक पे चल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि जब गवर्नमेंट जो है इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करे, बस जो कमियां पहले रह चुकी हैं उनको कवर करे। ठीक है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन का फ़ायदा मिल सकता है फार्मर्स को। ये आर्टिकल भी देखेंगे। फिर ये वाला आर्टिकल है पार्लियामेंट का क्या काम होता है, क्योंकि अभी जो 3 फार्म लॉज पार्लियामेंट ने पास किए, फिर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर डिक्लेयर करता है कि ये तीनों के तीनों फार्म लॉज हैं वो एक बार होल्ड पे रखे जाएंगे। क्यों अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बार बार अपनी लाइन को क्रॉस करके क्यों आना पड़ रहा है लेजिस्लेशन में? तो क्या वजह है? एक तो ये कि क्या तो काम है पार्लियामेंट का, और क्या वजह है कि इन तीनों लॉज के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया है या ऑर्डर डिक्लेयर किया है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। तो ऐसे करके एडिटोरियल पेज के चारों आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये बिटर स्वीट, अभी जो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनका फेयरवेल था, तो उसमें जो भी बातें हुई उन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो बिल्कुल भी काम का आर्टिकल नहीं है। तो 4 आर्टिकल्स तो हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। फिर हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं। एक तो ये वाला द रिटर्न ऑफ अपर कास्ट पॉलिटिक्स, कि किस तरीके से मंडल कमीशन आया था। वीपी सिंह मंडल कमीशन को स्टैब्लिश तो कर दिया था 1977 में ही। ठीक है, फिर उसके बाद में जो रिकमेंडेशंस थी वो होल्ड पे रही बहुत टाइम तक। फिर वीपी सिंह ने अपने हिसाब से, जैसे ही वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, ठीक है, तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को अप्रूवल दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में कांग्रेस लेड जो यूपीए गवर्नमेंट होती है वो भी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर 2004-2009 में बीजेपी की डिफीट होती है। थोड़ी पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा बताई जा रही है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ना। और बाकी नॉर्मल जो चीज़ें बताई गई हैं एक जीएस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो मंडल कमीशन का नाम, इसके अलावा जो पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन का पॉइंट है ना, रिजर्वेशन जो कास्ट है, क्लासेस हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए दिया गया था। वहाँ पर अब जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस, ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो हैं उनके बेसिस पे जो रिजर्वेशन दे दिया गया है, और उसमें लिमिट रखी है कि 8 लाख रुपए पर एनम से अगर किसी की भी इनकम है तो वो क्वालिफाई है। तो यहाँ पर राइटर उसी चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि फिर से आप अपर कास्ट की जो डोमिनेंस है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो करंट जो गवर्नमेंट है सेंटर में। आप बाकी आप एक बार खुद देख लेना इस आर्टिकल को, क्योंकि इस आर्टिकल में पॉलिटिक्स ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इधर देखें, लर्न फ्रॉम द नेबर, ये एक दूसरे पाकिस्तान को इंडिया से और इंडिया को पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो आज हाल है उससे तो हमें सीखने की ज़रूरत है, और इंडिया का जो पास्ट में हाल रहा हुआ है उससे पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या कन्वर्जेंस है आज के टाइम पे, तो ये आर्टिकल उस टाइम पे आपके काम आ सकता है, जैसे कभी इंटरव्यू में बातचीत हो तो इस आर्टिकल को और इस आर्टिकल को आप खुद से देखोगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल से, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज यहाँ पे डाली हुई नहीं है। फिर नीचे अगर हम देखें ब्रिंग बैक माल्या, ये आर्टिकल लिखा है विवेक काटजू जी ने।
जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, इन्होंने ये कहा कि जो भी स्टैंड अभी गवर्नमेंट ले रही है विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन को लेकर के कि हाँ यूके से इंडिया में वापस लाया जाए और उनके अगेंस्ट में जो भी केस चल रहे हैं उनको सबको क्लियर आउट किया जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। तो इस आर्टिकल को भी आप देखना चाहो देख लो, क्योंकि ऑलरेडी 4 आर्टिकल्स हो गए हैं, वो देखेंगे, बाकी आइडिया पेज को आपको खुद को देखना पड़ेगा एक बार। अब देखते हैं एडिटोरियल पेज के एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है सिटीजन वर्सेस सिटीजन। देखो, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर लिया है जो कि हो सकता है खतरनाक, क्योंकि इसमें सिटीजन्स को वॉलंटियर्स के तौर पे इनवाइट किया गया है कि वो ऑनलाइन कंटेंट की पुलिसिंग कर सके, चेक कर सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो ये स्कीम का सर्कुलर लॉन्च किया है वो फ़िलहाल तो देखो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में लॉन्च किया जाएगा, बट यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो काम क्या करने वाले हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड कोई कंटेंट है तो, रेप से रिलेटेड कोई कंटेंट हो साइबर मतलब इंटरनेट के ऊपर, या फिर टेररिज्म या फिर रेडिकलाइजेशन या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसको वो वॉलंटियर्स हाईलाइट करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में I4C जो एक सेंटर है उसको इन्फॉर्म करेंगे। ये एक नोडल एजेंसी इसमें बनेगी। तो यहाँ पर एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति है, ओवर रीच है, बहुत सारे काउंट्स में, न्यूमरस काउंट्स है जहाँ पर ये हम ये साबित कर सकते हैं कि वाकई में ये एक ओवर रीच है। देखो शुरुआत करें, देखो अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, कोई भी कानून को अगर हम देखें जो अभी है, वहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटी को डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक भी कि एंटी नेशनल एक्टिविटी आप किसको कहोगे, जो कि इसमें बोला ना कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के नाम पर भी वॉलंटियर सेक्शन मतलब अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर सकते हैं I4C को। इसके अलावा ये जो क्लैरिटी नहीं होना एंटी नेशनल एक्टिविटी का, ये इम्प्रिसाइज कर देता है, इनएक्यूरेट बना देता है और यहाँ पर फिर अपनी मनमानी करने का एक स्कोप छोड़ देता है। और आज हमारे पास में कितने ही एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि किस तरीके से ये मतलब आर्बिट्रेरी एक्शंस को या फिर इस एंटी नेशनल टर्म को वेपनाइज किया जा चुका है। देखो, एक ऑर्डिनरी लोगों को अगर आप लाइसेंस देते हो कि वो अपने हिसाब से काम कर सकें, अपने हिसाब से देख लें कि हाँ भाई वो कि उनको लगे कि हाँ भाई बताओ कि कौन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज्ड है, और साथ में उनके लिए कोई ऐसा भी कानून, ऐसा भी कोई राइट नहीं है जिसको हम लोकस स्टैंडी बोल दें, मतलब इसका मतलब होता है राइट टू अपीयर इन अ कोर्ट, लोकस स्टैंडी का मतलब। तो किस कोर्ट में ले जाने का भी कोई यहाँ पे कोई हमारे पास बेसिस नहीं है अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। साथ में यहाँ पर एक इनविटेशन दिया जा रहा है कि वो एक्सटोर्शन ले, मतलब फिरौती का काम कर सकते हैं। इन सारे प्रोविजंस के बेसिस पे वो मिसयूज़ कर सकते हैं और जो इनोसेंट लोग हैं जो केवल अपने डिसेंट रजिस्टर कराना चाह रहे हैं उनको एक तरीके से हारसमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो एक तो राइटर ये कंसर्न देना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग अभी तक है नहीं कि इस तरीके की वॉलंटियर्स की जो फोर्स बनेगी वो क्या काम करेगी और क्या टारगेट है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हो। तो इसके पीछे न पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल है। तीसरा कंसर्न क्या आ जाता है कि मिनिस्ट्री ने अपना जो मिशन स्टेट किया है कि हमारा टारगेट क्या है कि कैसे भी करके साइबर क्राइम्स को हमें कंट्रोल करना है, बट ये काम तो क्राइम को कंट्रोल करना तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। आप कैसे आउटसोर्स कर सकते हो इस तरीके से? अगर आप इस तरीके से आउटसोर्स करोगे अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, तो फिर लोग अपने हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेटली पावर का यूज़ करेंगे और जो अपने फेलो सिटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट में जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्या पता अपनी दुश्मनी निकालने की शुरुआत कर दें। तो ये अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा कि वॉलंटियर्स जो हैं वो सही काम करेंगे? ठीक है, कौन उनको रोकेगा कि वो अपनी पर्सनल या पॉलिटिकल वेंडेटा को फुलफिल करते हुए अगर वो कुछ गड़बड़ करना है, मान लो किसी ए इंडिविजुअल की बी से खुन्नस है तो वो इस बी से लड़ाई भी तो कर सकता है या फिर उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होने की ज़रूरत है। फोर्थ जो कंसर्न है वो ये है कि अगर आप इस तरीके से वॉलंटियर्स को अलाउ करते हो तो सिटीजनशिप को या सिटीजन्स को और वल्नरेबल बना देते हो कि किस तरीके से अनऑफिशियल सर्विलांस के अंडर में आ जाएंगे। मतलब एक एक पोस्ट से पहले उनको सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरा पास वाला ही तो नहीं कर रहा है मेरी शिकायत, तो इनसिक्योरिटी आ जाएगी। साथ में स्क्रूटिनी होने लग जाएगी, हर चीज़ की जांच पड़ताल होने लग जाएगी। वो भी कौन करेगा?
आपके आसपास वाले लोग ही। तो ये तो फंडामेंटल राइट जो हमारा आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू प्रिवेसी जो है, जो कि आर्टिकल 21 में 2017 में पुट्टा स्वामी केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो ये चीज़ें भी वायलेट हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आती है। पांचवा जो कंसर्न राइट हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि सिटीजन को सिटीजन के अगेंस्ट में अगर आप टर्न कर दोगे तो सोसाइटी में पोलराइजेशन आ जाएगा, सोसाइटी में मिसट्रस्ट आ जाएगा, ये भी गड़बड़ है। और लास्ट में अगर हम इन गाइडलाइंस को देखें तो ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है कि भाई अगर आप ऑनलाइन स्पीच को क्रिमिनलाइज कर रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो सेक्शन 66A था ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी अगर पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली जाती है वो ऑफेंसिव है या एनोइंग है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना एक आसान काम नहीं है। और केवल अपनी कोई नाराज़गी जाहिर करना चाहे उसको अगर आप ये कहोगी कि वो ऑफेंस है कोई, तो फिर तो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं बोली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से इस तरीके से सोशल मीडिया पे कमेंट को या फिर इन चीज़ों को अगर आप कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना चाहे और उसको क्रिमिनलाइज कर दोगे तो वो चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के भी अगेंस्ट जाती है। ये तो कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक ऑर्डर में वायलेंस ला पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब भी कर सकती है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर वो पोस्ट जो डाली गई है वो अगर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, वायलेंस क्रिएट करे, तो चलो ठीक है कि हाँ उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए जो भी पोस्ट डालने वाला है। बट अगर अपनी खुद की डिसेंट ही डालना चाहे कोई, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप रोक नहीं सकते। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो सोसाइटी में और ज़्यादा एंजाइटी लेकर के आ जाते हैं। सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चला जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना मतलब एक तरीके से हर एक लिमिट को क्रॉस कर रही है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये अभी क्वेश्चन भी आया था 2020 का जो ये पेपर था ना प्रीलिम्स का, उसमें कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिहार ने रिसेंटली जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को पुलिसिंग करने की बात की है, उत्तराखंड ने भी इसी तरीके का एक्शन लिया है कि एंटी नेशनल कोई भी पोस्ट होगी तो उनको पासपोर्ट लेने में या फिर आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। आगे पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, वो सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। और साथ में केरला गवर्नमेंट का भी एक ऑर्डिनेंस जिसमें कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे डिफेमेटरी किसी का भी मतलब गवर्नमेंट की मानहानि करने वाली कोई पोस्ट डाल देता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, इवन जेल तक मिल सकती है उसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉलिटिकल क्लास एक बिग ब्रदर का रिफ्लेक्स दिखा रही है कि हाँ यहाँ पर हम पावरफुल हैं इसलिए आप हमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है कि आप अपनी डिसेंट रजिस्टर कर सको, आप अपनी नाराज़गी जाहिर कर सको। और सोशल मीडिया आज देखो कि कितना इंपॉर्टेंट एक स्कोप है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोग हैं प्रोपोगेट करते हैं, हेट को पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कितना सारा जो फार्मर्स का एजिटेशन था, जब 26 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो फार्मर्स को रैली निकालनी थी शांति से, वो किस तरीके से बिल्कुल वायलेंट हो गई थी, उसमें सोशल मीडिया का रोल था। तो वहाँ पर तो देखो रेगुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है। बट आप किसी एक की गड़बड़ की वजह से 99 जनों को अगर पनिश करते हो तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो अपनी तरफ से काम किया है कि ऑर्डिनरी सिटीजन को पुलिस बना दिया जाए इंटरनेट पर, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को वेपनाइज करने का एक मौका मिल सकता है। और गवर्नमेंट अथॉरिटी का ये कहीं ना कहीं इमैच्योर स्टांस है, इमैच्योर कदम है, जो कि डिस्क्वाइटिंग है, जो कि सही बात नहीं हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो ऑफेंस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ओवर जेलियस कितना हो चुकी है, लोग एक दूसरे से कितना ईर्ष्या करने लग गए हैं। तो इस केस में अगर बार बार आप सेडिशियस चार्जेस लगा करके जैसे जर्नलिस्ट्स को या स्टूडेंट्स को जेल में डाल रहे हो, तो उस तरीके से एक कॉमन मैन को डालना शुरू कर दोगे तो फिर बाद में राइट टू डिसएग्री, राइट टू डिसेंट या फिर कोई अगर अपनी नाराज़गी भी जाहिर करना चाहे तो वो कैसे करेगा, कोई सवाल, कोई बेसिस भी तो हो। देखो,
कोई कानून की बैकिंग ना होना एक बहुत बड़ी कमी है और अनडेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी शो करता है कि जहां पर आपने कोई कानून एक अच्छी खासी लेजिस्लेशन को नहीं बनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये रेकलेस इनिशिएटिव है ना, जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं, इनको विड्रॉ करने की ज़रूरत है या फिर इन पे सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गुड ऑगरीज। देखो, फार्मर्स का प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू है, बट दो पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो बम्पर हार्वेस्ट हुआ है 2019-20 और 20-21 की जो खरीफ प्रोडक्शन है वो, और साथ में रबी प्रोडक्शन। मॉनसून अच्छा रहा और साथ में विंटर्स भी एक्सटेंडेड रही, जैसे कि बारिश आती रहती है, हल्का फुल्का स्नोफॉल भी नॉर्थ इंडिया में रहता है, तो उसकी वजह से ठंड भी जल्दी से नहीं गई। तो इससे क्या हो गया कि मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज थ्रू आउट वर्ल्ड, जो कि आज के टाइम पे एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा नहीं है, इंडिया में उसके बजाय भी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। और दूसरी तरफ मार्केट प्राइस इंटरनेशनली वो शानदार चल रही है। तो ये दोनों विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। ला नीना इवेंट जो होता है उसमें आप देखते हो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बनती है। और अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखो तो साउथ अमेरिका में इस तरफ ये जो साउथ से सदर्न पोल से ये जो कोल्ड वाटर करंट आती है, इसको बोलते हैं पेरुवियन हम्बोल्ट करंट। तो ये प्रिवेल कर जाती है इक्वेटोरियल वाटर पे। ठीक है, इक्वेटोरियल वाटर होता है वार्म और हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट होती है वो होती है कोल्ड। तो ये ठंडी वाली जो पानी का है ना स्कोप, ये करंट का प्रिवेल कर जाना, इसको बोलते हैं ला नीना इवेंट। और ये इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल होता है। आज आप देखोगे यूएसए जैसे कंट्रीज में मेज, सोयाबीन, इनका प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी गई। इवन फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा बनी रही। लो टेम्परेचर, साथ में ग्राउंड वाटर टेबल भी राइज होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि मॉनसून अच्छा था। इसके अलावा रबी क्रॉप की बात करें जिसमें वीट, मस्टर्ड, चिकपी, रेड लेंटिल्स, ठीक है, फील्ड पी, पोटैटो, कमिन सीड, कोरिएंडर हो गया, ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरी एनकरेजिंग न्यूज़ क्या है कि इंटरनेशनल प्राइस, जो कि अभी यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स जो रिलीज किया है, उसमें आप देखोगे जनवरी में ये प्राइसेस थी ना एफपीआई की, वो 78 मंथ्स में हाईएस्ट है। तो इस टाइम पे देखो प्रोडक्शन भी इंडिया में ज़्यादा और हाईएस्ट प्राइसेस मिल रही है, तो इससे विन विन सिचुएशन हमारे लिए बन रही है। दूसरी तरफ आप देखोगे ग्लोबल सप्लाईज हैं वो टाइट हो चुकी हैं, क्योंकि एक तो वजह क्या है, एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिमांड है कंट्रीज़ में वो तो बढ़ रही है, और कोरोना के टाइम पे तो और भी ज़्यादा डिसरप्शन आ गया। आज चाइना जैसा बड़ा कंट्री है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद में चाइना में फ्लड्स आ गई थी और फ्लड्स के बाद में वहाँ पर फूड शॉर्टेज आ गई थी। आपको पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया था कि जितना भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ और जितना प्लेट में हो उसको पूरा फिनिश करो, आप एक दाना भी नहीं छोड़ोगे, ऐसे करके मतलब एक कैंपेन चलाना पड़ा था चाइनीज़ गवर्नमेंट को। तो चाइना में क्या है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अर्जेंटीना में आप देखोगे तो अर्जेंटीना ने अपना जो एक मेजर मेज एक्सपोर्टर कंट्रीज में से कंसिडर होता है, वहाँ पर उन्होंने एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को ही बैन कर दिया कि बोला अभी हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। रशिया ने भी अपने जो शिपमेंट्स हैं वीट के उनको रोक दिया है कि हम अभी बाहर कुछ नहीं भेजने वाले हैं। और जबकि दूसरी तरफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पर कितना ही बातें हुई हों, ठीक है, बट फिर भी मतलब एक तरीके से लॉकडाउन के टाइम पे भी ये था कि पता नहीं इंडिया में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। बट आज आप देखोगे हमारा एक्सपोर्ट तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना, वो तो देखो 15.5% से डिक्लाइन कर गया है अप्रैल दिसंबर 2020 में। बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो एक्सपोर्ट है ना वो 9.8% की ग्रोथ रजिस्टर करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत एनकरेजिंग है। ये टाइम है कि हम जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन का जो इफेक्ट था उसको हम ख़त्म करें और जल्दी से रिकवरी करें। देखो फार्मर्स ने अपनी तरफ से बम्पर हार्वेस्ट की करनी शुरुआत भी कर दी है, कटाई शुरू हो गई है। तो जो प्रॉब्लम आई थी ना लॉकडाउन के टाइम पे, डिमांड का डिस्ट्रक्शन, मतलब लोग घरों में फंस गए थे तो डिमांड नहीं बन पा रही थी, तो उस वजह से जो क्राइसिस आया था, आज टाइम आ गया है कि हार्वेस्ट के बाद में इस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस किया जाए और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरी पॉलिटिकल विल पावर दिखाने की ज़रूरत है। फार्मर्स एक
रैशनल इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो सोच समझ के आगे बढ़ते हैं कि कितना रुपया लगेगा, कितना लोन उठाना है, कितना किसान क्रेडिट कार्ड को फ़ायदे में लेना है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, अब ये जो मौका आ गया है उसको यूज़ किया जाए। आज मानते हैं कि 3 फार्म लॉज को लेकर के फार्मर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर जो उतरे हुए हैं सड़कों पे, तो क्यों ना वेदर इनेबल्ड ये जो बम्पर प्रोडक्शन हुआ है इसको हम फ़ायदे की तरीके से देखें और ग्लोबल प्राइस का हम फ़ायदा उठाएं और फार्मर्स को पैसिफाई किया जा सके। ठीक है, ये मौका बहुत शानदार है, इसको हार्नेस करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लोजिंग द हेल्थ गैप। आर्टिकल लिखा है शैलजा चंद्रा के द्वारा। देखो, हमारे बजट में अभी जो यूनियन बजट आया उसमें 137% इंक्रीमेंट देखा गया है हेल्थ सेक्टर को जो अलोकेशन मिलता है। और मेन हाइलाइट्स में अगर देखिए 2021 के बजट में, तो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं हेल्थ के आसपास में ही फोकस थी। इसके अलावा सोशल मीडिया ने भी उसको डिकोड करने में ज़्यादा देर लगाई नहीं और बताया कि जो ये 137% इंक्रीमेंट हुआ है ना हेल्थ को एलोकेशन में, वो उसमें ड्रिंकिंग वाटर भी कवर्ड है, सैनिटेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, आयुष डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ रिसर्च भी है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी है। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की बातें जो कही गई थी, जो ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन ने देने की बात कही, वो भी उनके बारे में भी सोशल मीडिया पे के मतलब बातचीत बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई। तो एक्चुअल शेयर अगर देखें ना, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए इस पूरे बजट का जितना अलोकेशन था हेल्थ के नाम पे, उसका एग्जैक्टली मतलब उसका केवल 1/3 ही था। मतलब टोटल अलोकेशन तो हुआ 2.24 लाख करोड़, ठीक है, उसका केवल 1/3 हिस्सा है ना, वो ही एक्चुअल में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए दिया गया है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि एलोकेशन में आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के आ गए, तो एक्चुअल में जो शेयर है वो डाउन है हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। अगर कोविड से पहले की बात करें तो हेल्थ का बजट हुआ करता था 69,000 करोड़, जो कि एडिशनली 14,000 करोड़ और पंप अप किए गए किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और कोविड रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, सप्लाई से रिलेटेड हो, वैक्सीन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उसमें पैसा और इन्फ्यूज़ किया गया, पैसा और डाला गया, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है, उसको कमेंड करने की ज़रूरत है, उसको एक तरीके से सपोर्ट या फेवर करने की ज़रूरत है कि हाँ वाकई में बहुत बढ़िया काम किया गया था। तो ये इतना जो टाइमली इन्फ्यूज़ किया गया था फंड, वो वाकई में बहुत सही था, सही टाइम पे कदम उठाए गए थे और साथ में आप देखोगे बहुत ही एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट भी की गई थी जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी। अब अगर कंट्री की साइज़ के हिसाब से देखें, डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें, तो पेंडेमिक को इंडिया ने जिस तरीके से हैंडल किया है ना, वो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत दूर जाके, मतलब एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है, हमारे हेल्थ सिस्टम ने परफॉर्म किया है। तो ज़रूरत क्या थी कि बजट को थोड़ा और कॉर्पस देने की ज़रूरत थी कि मेडिकल पर्सनल्स को, जिन्होंने बिना कोई डर के, चाहे रिस्क कितनी भी हो, अपनी लाइफ को खुद को अंडर थ्रेट डाल करके और दूसरों की ज़िंदगी बचाई, उनके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिब्यूट देने की ज़रूरत थी। कहने का मतलब उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत थी, उनके लिए ज़्यादा फंड्स अलोकेट करने की ज़रूरत थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस की जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जिसमें लगभग 18,000 तो रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, उनको सब्ज्यूम किया जाएगा और काम किया जाएगा कि कैसे भी करके हेल्थ लेबोरेटरीज़ को एनहेंस किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए और साथ में क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको साथ में लाया जाए। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि 5 रीजनल ब्रांचेस और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्विलांस यूनिट्स भी स्टैब्लिश की जाएंगी। उनकी लिंकिंग किससे की जाएगी, एनसीडीज में जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उनका नेशनल जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसके साथ में लिंकिंग की जाएगी। तो इससे क्या होगा, हेल्थ केयर है वो और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। इसके अलावा हेल्थ ऑफिसेज जो कि 32 एयरपोर्ट्स पर हैं उनकी बात भी की गई है, तो 11 सी पोर्ट्स पर भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंक्रीज करने की बात की है। तो ये जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो हमने पेंडेमिक के टाइम पे लेसन्स लिए हैं उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है ना, वो आने वाले टाइम पे अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी होंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ थोड़ा सा गाइडलाइंस पूरी प्रॉपर फॉर्मुलेट हो जाए, प्रोग्राम जो फॉर्मुलेशन में आ जाए, फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई देखो बजट से रिलेटेड। अब यहाँ पर राइटर जो है 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
जो बिल्कुल रूट है कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर है ना उसको हम अपलिफ्ट करना चाहें, तो इन 4 रूट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और इनमें पहला है कि आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, देखो सितंबर 2018 में, और इसमें लगभग 50 करोड़ एलिजिबल आप कह सकते हो कि पुअर्स हैं, उनको बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है, और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कि उनको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उनको टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी हेल्प की ज़रूरत थी वो उनको मिला आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में। पर ये जो प्रोग्राम है इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें भी करने की ज़रूरत थी, जैसे कि ओपीडी टाइम पे जो आप कह सकते हो जब शुरुआत में ही एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पर वो एक शिकार हो जाता है डॉक्टर हंटिंग का, कि वो कितना पैसा ले रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आप चेकअप करवा रहे हो या फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो, जिसको हम बोलते हैं आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। तो वो चीज़ें हैं ना जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देती हैं, उनको भी कवर करने की ज़रूरत है आयुष्मान भारत स्कीम में। इससे क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का जो खर्चा है ना वो एक गरीब परिवार अपने हिसाब से मैनेज कर पाएगा, उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा राइटर जो पॉइंट देना चाह रहे हैं वो ये कि देखो इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो मिडिल क्लास को भी इसमें कवर करने की ज़रूरत है। जो ये गैप है, मिसिंग है, उसमें मिडिल क्लास बिल्कुल भी कवर नहीं की जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे सभी सिटीजन्स की अगर बात करें, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या कोई भी, अगर देखो कोई भी एम्प्लॉय है तो एक एक इंडिविजुअल को हेल्थ कवरेज की ज़रूरत तो होती है ही। बट अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे कंट्रीज से तो वहाँ पर सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आएगा, तो उसको तो चलो साइड में करो, बट हमें यहाँ पर हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है ना उसके बेसिस पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरे कंट्री ने क्या किया क्या नहीं किया हमें उससे कुछ नहीं है, बट हाँ उन कंट्रीज़ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। जैसे जर्मनी और फ्रांस, वहाँ पर हेल्थ केयर के लिए जो फंड आता है ना वो सीधा कंट्रीब्यूट करता है, और कानून के बेसिस पे वो शेयरिंग आती है। कानून बना हुआ है, मैंडेट किया हुआ है लॉ के बेसिस पे कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं केवल एम्प्लॉई करेगा। ऐसे ही कैनेडियन सिस्टम को कोट कर रही है राइटर, वो ये कह रही है कि जो भी सर्विस बेस्ड जितना भी काम कर रहे हैं लोग, उनको अपनी खुद की, मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस लेने का जो काम होगा वो ऑल सर्विस बेस्ड होगा, ना कि एबिलिटी के बेसिस पे। मान लो कि आप 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, कोई 5,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो अगर कोई बीमार होता है तो, और अगर कोई इंडिविजुअल बीमार होता है तो उसकी सैलरी देख करके तो बीमारी आएगी नहीं ना उसके। तो वहाँ पर आप कैनेडियन मॉडल को फॉलो करो जिसमें आप सर्विस फोकस्ड इंश्योरेंस स्कीम चलाओ, और वो भी एक कवरेज पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 5,000 की ईएमआई पे कर पा रहा है तो उसको कम इंश्योरेंस दे दिया, और जो 5 लाख या 10 लाख या आप मान लो 10,000 रुपए की ईएमआई दे पा रहा है या प्रीमियम दे पा रहा है, उसको आपने ज़्यादा कवरेज दे दिया। बोलो वो नहीं होना चाहिए। हमने यूके की बजाय कनाडा का हेल्थ एक्ट है ना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें फेडरल कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर काम किया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर के पूरा खर्चा बियर करेंगी। इससे क्या हो जाएगा कि कोई सी भी एक गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं आएगा। साथ में कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने देश से बाहर भी चला जाता है ना तो वहां पर भी उस इंश्योरेंस कंपनी की उस इंश्योरेंस का उसको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है और इंडिया में इंश्योरेंस ले रखा है तो इंडिया में ही वो ट्रीटमेंट ले। अगर वो बाहर भी जाना चाहे ट्रीटमेंट के लिए तो, और या बाहर है वो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो उसको वहां पर भी उसकी फैसिलिटी मिले। तो देखो अभी तक तो देखो एक रूटीन रिस्पॉन्स अगर हम देखें, इन सजेशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा चुका है। आज 90% वाइट कॉलर वर्कर्स जो ऑफिसेज में काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हो रही है कि हेल्थ जो है ना वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में है, 7th शेड्यूल की जो सेकंड लिस्ट है उसमें। तो इसमें सेंट्रल बजट से बहुत दूर की बात हो जाती है, इसलिए सेंटर इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर अगर हम अनडिनाइबली, मतलब बिना किसी चीज को इग्नोर करके अगर डिटेल चेक करें ना, तो आज 50 करोड़ लोगों को जिनको आयुष्मान भारत स्कीम में फायदा मिल रहा है वो, और 10% एम्प्लॉइज और जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं वो, अगर इनको कंबाइन करें
जो कि कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके अलावा 30 करोड़ इंडियंस बच गए हैं बाहर, जिनको कोई कवरेज नहीं मिला हुआ और जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से वो गरीबी में फिर से गरीबी के चंगुल में फंस जाते हैं। देखो, हमारे पास में आधार का डेटा अवेलेबल है और साथ में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948 का एक्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तो एम्प्लॉयर और दूसरी तरफ एम्प्लॉय जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो उनके बारे में डिटेल को एक बार चेक किया जाए और जो ये 30 करोड़ इंडियंस जो बच गए हैं उनको भी कवरेज में लाया जाए। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर देखो, एजुकेशन और हेल्थ इंपॉर्टेंट बेसिक पिलर्स में से एक है। सोशल सिक्योरिटी की जब बात आए तो ये दो चीज़ें होती हैं सोशल सेक्टर्स की अगर बात करें, और जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो एक कंट्री ऑटोमेटिकली आज भी ग्रो करता है तो फ्यूचर में भी ग्रो करने लायक बनता है। तो हर एक एम्प्लॉई और हर एक एम्प्लॉयर जब एक नॉमिनल शेयर दे दे और बाकी बचा हुआ अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दे, तो आप देखोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मिडिल क्लास काम कर रही है उसको भी एक तरीके से सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी इंश्योर्ड हूँ और मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मेरे भी कोई बीमारी आती है। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम की बात करें, ईएसआईसी की, जो कि 1948 में लाया गया था एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने, और बाद में फिर मॉडिफाई भी किया जा चुका है ज़रूरतों के हिसाब से। तो इस बात पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी ने क्या कहा था 2015-16 के बजट में कि गवर्नमेंट इंटेंडेड है, गवर्नमेंट चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इस लेजिस्लेशन में और अमेंडमेंट लाए जाएं और जो कमियां हैं इस ईएसआईसी वाले एक्ट में उन कमियों को सही किया जाए। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी देना चाह रही है हेल्थ केयर में, वो ब्लू कॉलर जो मैनुअल लेबर हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं, उनको उनसे बढ़कर के हम जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिशियल वर्कर्स हैं, उनको भी हम कवर करें। इससे क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे और हमारे यहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो दो कंसर्न आपको समझ में आ गए होंगे आई गेस। तीसरा पॉइंट यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं, देखो मेडिकल रेगुलेशन की अगर बात करें, आज प्राइवेट सेक्टर ने कितना एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस लेने की कोशिश की है जब भी कोई कोरोना का पेशेंट गया है, आज कोई भी बीमार जाता है। जबकि 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने ये कहा था कि हमें एक मेडिकल रेगुलेटर की बनाने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि आप पेशेंट्स के राइट्स को आप मेंटेन कर सकते हो। मान लो कोई पेशेंट है, वो बीमार है, वो पहुंच गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ पर उससे फीस ज़्यादा ली जा रही है। दूसरा पेशेंट है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है, वहाँ पर उसको कोई अटेंशन ही नहीं दी जा रही है क्योंकि उसकी कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, कोई बड़े लीडर्स हैं, इस चक्कर से। तो ऐसे में उस पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो ये आर्बिट्रेरीली अपने हिसाब से काम करना चाह रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं या फिर मेडिकल स्टैब्लिशमेंट है, उनको रेगुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत है कि एक मेडिकल रेगुलेटर स्टैब्लिश किया जाए। देखो, क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में आ गया था, आज 11 साल बीत गए हैं, फिर भी अभी तक इसको यहाँ पर कोई रेगुलेटर, कुछ ही कोई एंटिटी स्टैब्लिश नहीं की गई है जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके मेडिकल प्रोफेशनल्स की। 15th फाइनेंस कमीशन, उसने भी अपनी तरफ से रिकमेंड किया है कि अब जल्दी से जल्दी पब्लिक हेल्थ को जो है वो हमें कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए, स्टेट लिस्ट से उठा करके। इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर सकेगी और बजट में एलोकेशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा और फोकस भी करना शुरू कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ जो सजेशन है वो ये कि देखो, हेल्थ पॉलिसी 2017 में डिक्लेयर हुई है और उसमें एक एम्पावर्ड मेडिकल ट्रिब्यूनल भी पुट करने की बात की गई है। इसमें साथ में आज आप देखो, ट्रिब्यूनल का मतलब कि वही चीज़ है, अपील करना, या फिर कहीं पे कोई एग्राइव्ड इंडिविजुअल है तो वो कम से कम अपनी प्रॉब्लम को तो रिड्रेस करवा सके। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ तो गया था, बट उसमें मेडिकल नेग्लिजेंसीज या मेल प्रैक्टिसेस को कवर नहीं किया गया था। मेडिकल लाइन में जो भी लापरवाहियां की जा रही हैं उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है वहाँ पे। तो हमें ज़रूरत है कि इस तरीके की एक बॉडी बनाई जाए जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए रेगुलेटरी कमीशन स्टैब्लिश किया जाए। जैसे कि आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेगुलेटरी कमीशन है, उसी तरीके से। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी कि हेल्थ पॉलिसी 2017 ने ये मेंशन किया हुआ है, तो इन पर हमें काम करने की
ज़रूरत है। देखो नॉर्मल सी आ रही है, धीरे धीरे कोविड-19 ख़त्म हो रहा है और बेसिक हेल्थ प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फिर से ये कमियां छोड़ देंगे तो आगे पता नहीं कौन सी पैंडेमिक आएगी जिसकी वजह से और ज़्यादा डिजास्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पार्लियामेंट्स होमवर्क। आर्टिकल लिखा है चाक्सू रॉय ने। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ऑर्डर दिया है कि जो फार्म लॉज है वो अबायंस में रखेंगे, मतलब उनको एक बार शांत रखेंगे, उनको कोई यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर इस बात पे आर्टिकल पहले भी प्रिंट हुए हैं और सीधा सा कहा गया है ये टेरिबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट है कि जहां पर हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ाता है और जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में जा रहा है। आज अगर हम देखें ये यहाँ पे कोट करना चाह रहे हैं कि लगभग 85 ईयर्स अगो 85 साल पहले की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में एक फेडरल लॉ आया था और उस फेडरल लॉ को जब स्ट्राइक डाउन किया गया था जस्टिस हेरलॉन स्टोन उस फेडरल लॉ को जब स्ट्राइक डाउन किया गया था तब उस टाइम पे जस्टिस हेरलॉन स्टोन, जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए भी बनते हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं पर भी जुडिशरी अपनी खुद की पावर को एक्सरसाइज कर रही है ना तो उन पर लगाम लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वो सेल्फ रिस्ट्रेंट बरतें, मतलब खुद से खुद को रोकें, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई पावर करे। तो यही चीज़ आज हमारे एपेक्स कोर्ट पर भी अप्लाई हो रही है कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे। बट यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद की कहते हैं ना कि खुद का अंदर से खुद की गिरेबान पार्लियामेंट को झांकने की जरूरत है। देखो 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया गया, ऐसे ही रिसेंट जो फार्म लॉज लाए गए ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी से अगर देखें कि अगर आपने सोच समझ कर ये कानून बनाए होते, अगर रिगरस स्क्रूटिनी कर ली होती, बहुत बढ़िया तरीके से एक जांच पड़ताल कर ली होती इन कानूनों की और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर ली होती उन बिल्स की, फिर बाद में कानून बनते, तो क्या नौबत आती कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो कानून जाते और उनको स्ट्राइक डाउन किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। देखो अगर हम पार्लियामेंट के पास देखें तो 3 मैकेनिज्म होते हैं जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट अपना काम करती है कोई भी कानून को बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। ठीक है, पहला देखो पार्लियामेंट जो एमपीज है ना वो अपनी डिसेंट को या फिर अपनी ऑपोजिशन को बोल सकते हैं कि भाई ये जो कानून है इसमें ये कमियां हैं, तो वहाँ पर पार्लियामेंट की कंपिटेंसी आएगी बाहर कि हाँ वाकई में हमने बहुत सोच समझ करके डेमोक्रेटिक मेथड में कोई कानून बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि पार्लियामेंट के एक एक मेंबर को इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है कि हाँ कि वाकई में जो काम होना चाहिए वही हो। इससे क्या होगा, एक एक्यूरेसी आ पाएगी। आज राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउसेस हमारे यहाँ पर हैं, तो वो पुट किस लिए किए गए हैं कि जल्दबाजी ना हो। बट आज देखोगे जो भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में अभी रिसेंट टाइम में पास हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में पास हुए हैं। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है मेजॉरिटी। गवर्नमेंट के पास में जब नंबर्स अच्छे होते हैं ना तो फिर गवर्नमेंट बाईपास करने से चूकती नहीं है और गवर्नमेंट ने वो ही किया। इस वजह से पार्लियामेंट में जो एक्टिविटी पहली है एमपी सवाल उठाए वो सवाल नहीं उठा पाई। आज आप देखोगे 2011 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था उसके बारे में कितना ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया गया था कि हाँ भाई अगर ये लॉ आता है ना तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो वो जो डिस्कशन था ना उस डिस्कशन के हिसाब से अगर अब डिस्कशन होता तो कानून ये जल्दबाजी में आते नहीं और सुप्रीम कोर्ट के हत्थे फिर ये चढ़ते नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे जो डेलिब्रेशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 का जो बिल आया था उसमें भी किया गया था कि अपनी तरफ से कमिटीज़ ने सवाल उठाए थे। देखो दूसरा काम किसका होता है, कमिटीज़ का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पहला तो क्या, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाए और दूसरा काम हो गया कि कमिटीज़ में स्क्रूटनाइजेशन हो जाए। तो जब ये एक्ट आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये कहा गया था कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है और आर्टिकल 25 जो कि रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बोला उनके अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। बट वही बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये बिल बाद में नंबर्स के बेसिस पे पास करवा लिए। बट फिर भी अगर कमिटीज़ में ये डिस्कशन होता है तो उससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और वो लाइन बाय लाइन रीड आउट करके फिर बाद में आप देखते हो स्क्रूटनाइज करते हैं, चेक करते हैं। इसके अलावा ये जो कमिटीज़ होती हैं
इनमें एक्सपर्टाइज भी आकर के बैठते हैं। जैसे कि आप देखोगे जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2013 इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब फाली नरीमन और अशोक देसाई ये जस्टिस हुआ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक्सपर्ट लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो इनको बुलाया गया था। साथ में आप देखोगे लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप है, इनसे भी बातचीत की गई थी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल के बारे में जब प्रोविजंस लाए गए थे। तो फिर भी आप देखो तो पार्लियामेंट्री कमिटीज में एक स्कोप तो बनता ही है ना कि आप एक्सपर्ट्स को भी बुला करके आप पूछ सकते हो। वहां पर एमपीज कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर ही आके वहां पर अपनी बात रखें। इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल जो कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल आया था ना, तो उस टाइम पे राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी थी, ठीक है। उस कमेटी में उस टाइम के अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती को बुलाया गया था और उनसे उनके ओपिनियन लिए गए थे कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए और आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर के। इसी तरीके से 2011-2013 के जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल की हमने ऑलरेडी बात की। इसी मत कहने का मतलब पॉइंट यहाँ पे घूम फिर के एक ही आ रहा है कि कमिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है ना, इनका प्रोसेस है ना बहुत ही एकदम एक तरीके से इस तरीके से होता है कि जो फेटल फ्लो हो सकता है, मान लो अचानक से बिल आया, जल्दबाजी में पारित कर दिया और जल्दबाजी में कोई भी प्रोविज़न ऐसा है कि जो वाकई में हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अंडरमाइन करे, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए है कि वो जल्दबाजी ना हो। गवर्नमेंट बिल अगर आए तो अगर वो कमिटीज़ के एग्जामिनेशन के अंडर चले जाते हैं ना, तो फिर बाद में कमेटी अपने हिसाब से सोच समझ के काम कर सकती है। जैसे ही कोई बिल आता है ना, फिर गवर्नमेंट से ये भी पूछा जाता है कि क्या वो चाहती है कि वो कमेटी के पास में वो बिल पहुंचाए। तो आजकल तो क्या है, गवर्नमेंट इस चीज़ को अवॉइड कर रही है कि सेलेक्ट कमेटी के पास में ना जाए। तो इससे क्या होता है, ना तो स्क्रूटिनी हो रही है, ना कमियों को रेक्टिफाई किया जा पा रहा है। तो इस वजह से क्या और जल्दबाजी में ये कानून बन जाते हैं और फिर उसका फिर हर्जाना किस बेसिस पे आता है, अल्टीमेटली कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ और, या फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर देता है इसके अंदर, ठीक है। तो रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज फिनलैंड की बात करो, स्वीडन की बात करो, यहाँ पर तो कभी भी कोई बिल बनता है ना, तो एक नहीं 2 पार्लियामेंट्री कमेटी से जाता है। एक कमेटी तो चेक करती है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कि हाँ जो कानून लाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और एक कमेटी चेक करती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, कि जो उस देश का संविधान है उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कानून। तो 2 कमिटीज़ का आप देखोगे स्वीडन और फिनलैंड से हमें भी सीखने की ज़रूरत है। तो जब भी कोई लेजिस्लेशन अगर पास हो रहा हो ना, तो उसको पार्लियामेंट की बैटन से ट्रीट करने की ज़रूरत है। बैटन मतलब स्टिक, उसको एक तरीके से स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि बिल का अगर पहले ही लीगल वेटिंग हो जाएगी, मतलब कानूनी तौर पे चेकिंग हो जाएगी, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पहले ही हो जाएगा, तो फिर बाद में प्रॉब्लम कम से कम होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर बाद में तो आपको पता है लेजिस्लेशन एक बार बन गया तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करके और लोग पहुंच जाते हैं फिर कहाँ पर वे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट फिर अपने हिसाब से फिर उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, जो कि फार्म लॉज के साथ भी रिसेंटली हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे रोबस्ट स्क्रूटिनी की कमी की वजह से क्या होता है, एक कानून भी कमज़ोर बनता है और एक इमेज जो है, जो कानून बनाने की जो फर्म है हमारी या फोरम है कह सकते हैं पार्लियामेंट, उसकी भी इमेज कहीं ना कहीं डाउन चली जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेकर के आए तो उसका केयरफुल एग्जामिनेशन पार्लियामेंट में ही हो जाए, जिससे कि आगे फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की इनकी प्रॉब्लम आगे ना आए, ठीक है। तो डिस्कशन आज का इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।